नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी, और ये ऐसे सवाल हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। जी, हमारा पहला सवाल है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। जी, ये तीनों ही व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। और ये एक बहुत दिलचस्प बात है हमारे संविधान की। हाँ, मतलब भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। कोई सीमा तय नहीं की गई है। बिल्कुल नहीं, संविधान में प्रधानमंत्री पद के लिए कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है। तो मतलब जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है वो पद पर बने रह सकते हैं। एकदम सही। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? इसका सही उत्तर है नियुक्त होते हैं। देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां बहुत लोग गलती करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं। और ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना? जी बिल्कुल, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो हम सीधे प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करते? नहीं, प्रधानमंत्री पद के लिए सीधा निर्वाचन नहीं होता। हम सांसद चुनते हैं और वो सांसद अपने नेता का चुनाव करते हैं। और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाते हैं। जी, चलिए अगला सवाल। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या उपरोक्त सभी असत्य हैं? इसका सही उत्तर है संविधान द्वारा गठित है। हाँ, ये पद पूरी तरह से संवैधानिक है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। किसी परंपरा या किसी बिल का नतीजा नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। और असल में ये पद भारत में शक्तियों का, कह सकते हैं कि प्रमुख उभरता हुआ केंद्र माना जाता है। और ये संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। जी, और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये सब संविधान में ही लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। जी, जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ भी दिलाते हैं। हाँ, दोनों ही। आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं और उनकी नियुक्ति करना एक तरह से राष्ट्रपति का संवैधानिक दायित्व है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ही फिर संघीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। जी, तो ये बात अब तक बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि नियुक्ति और शपथ दोनों ही काम राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह नियुक्ति प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। और ये सब उसी संवैधानिक ढांचे के तहत होता है जिसके द्वारा ये पद बनाया गया है। एकदम सही। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? इसका सही उत्तर है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। जी, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। और शायद इसीलिए भारत में शक्तियों का प्रमुख केंद्र प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। सही कहा। और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि नियुक्त व्यक्ति के पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन हो। हालांकि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, पर सामान्यतः वो लोकसभा से ही होते हैं। हाँ, लेकिन सरकार का विश्वास मत तो लोकसभा में ही साबित करना होता है और वो संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार या कितनी ही बार? इसका सही उत्तर है कितनी ही बार। हाँ,
ये हमारे पहले सवाल से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर कोई सीमा है ही नहीं। जी। हमने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के उदाहरण देखे भी हैं जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने। तो जब तक किसी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल है, वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। हाँ, ये भारत की संसदीय लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करते हैं, जो उन्हें बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। और वो संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। जी, जिससे सरकार की सभी प्रमुख नीतियां उनके ही निर्देशन में बनती हैं। तो पद तो संवैधानिक है, लेकिन संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का जो असली प्रमुख है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। बिल्कुल। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, और सारी शक्तियां उन्हीं में केंद्रित होती हैं। अच्छा, तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। हाँ, ये सारे सवाल एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। सही कहा। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, और इसीलिए वो लोकसभा का नेतृत्व भी करते हैं। और लोकसभा का नेतृत्व करने के कारण ही प्रधानमंत्री को देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद माना जाता है। जी, और जैसा हमने पहले भी बात की, वो संघीय मंत्रिपरिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या कैबिनेट सचिव? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। जी, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री ही सरकार की नीतियों का निर्धारण और समन्वय करते हैं। तो ये पद भारत में शक्तियों का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ। हाँ, वो लोकसभा का भी नेतृत्व करते हैं। और ये पद संविधान द्वारा गठित है और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल। ये सभी चीजें मिलकर प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीति की धुरी बनाती हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृहमंत्री? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। हाँ, और इससे जुड़ी कुछ और बातें भी जाननी चाहिए। देखिए, ये जो योजना आयोग था, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। 50 में, ठीक है। हाँ, और एक खास बात यह है कि ये एक गैर संवैधानिक निकाय था। अच्छा, मतलब इसका जिक्र संविधान में नहीं था? बिल्कुल। इसका मुख्य काम था भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया। हाँ, और इसकी जगह नीति आयोग आ गया। एकदम सही। और योजना आयोग की ही तरह नीति आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। समझ गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या दोनों सदनों का सदस्य? ये दिलचस्प सवाल है। इसका सही उत्तर है लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य। हाँ, पर इसमें एक पेंच है। ये जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर जवाब लोकसभा क्यों? क्योंकि ये एक परंपरा है। ज्यादातर प्रधानमंत्री लोकसभा से ही होते हैं, जिसे निचला सदन या लोगों का सदन भी कहते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसे 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी ही होगी। ये अनिवार्य है। हमारे यहाँ इसके उदाहरण भी हैं जहाँ प्रधानमंत्री राज्यसभा से थे। जी हाँ, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी, जब वो प्रधानमंत्री बनी तो वे राज्यसभा की सदस्य थीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है: उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत या निम्न सदन में अल्पमत? इसका सही जवाब है निम्न सदन में बहुमत दल, यानी लोकसभा में बहुमत दल। बिल्कुल। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। तो इस प्रणाली में राष्ट्रपति लोकसभा यानी निम्न सदन में बहुमत हासिल करने वाले दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ये तो लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत हुआ। सही कहा।
सरकार उसी की बनेगी जिसे लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का बहुमत हासिल हो। और अगर किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो? तब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। वो सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल। मंत्रिमंडल यानी संघीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? इसका सीधा सा जवाब है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। जी, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला भी कहा जाता है। ये एक बहुत भारी शब्द है, आधारशिला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री पर ही टिका होता है। वो न सिर्फ बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बल्कि मंत्रियों को उनके विभाग भी वही देते हैं। अच्छा। सारे मंत्रालयों के बीच समन्वय भी वही बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें या उनकी मृत्यु हो जाए तो पूरा मंत्रिमंडल अपने आप भंग हो जाता है। वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी शक्ति है। जी हाँ। ठीक है, तो अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 85? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 75। आर्टिकल 75? हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(1) साफ साफ कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। इसी अनुच्छेद में ये भी लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और अनुच्छेद 74 का भी इससे कुछ संबंध है शायद? बिल्कुल। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? इसका सही जवाब है 25 वर्ष। 25 साल? इतना कम? हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। सही। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। अच्छा, तो क्योंकि 25 साल का व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल, और इसलिए वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसीलिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष मानी जाती है। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है? एकदम सही। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, या फिर चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं? इसका सही उत्तर है लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। लेकिन पिछले सवाल में हमने कहा था कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, यही तो समझने वाली बात है। तकनीकी रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इस मामले में अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। मतलब? उन्हें उसी व्यक्ति को नियुक्त करना होता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। इसलिए असलियत में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता ही होते हैं। अच्छा, तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखाता है। जी, जहां पद वंशागत नहीं होते। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, या राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे? सही उत्तर है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। ये तो पिछले सवाल जैसा ही है। हाँ, ये सवाल पिछले प्रश्न के सार को ही एक तरह से दोहराता है। ये दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना महत्वपूर्ण है। सही बात है। प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ सबसे ज्यादा वोट पाना या सबसे सीनियर सांसद होना काफी नहीं है। सबसे जरूरी शर्त यही है कि उस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त सांसदों का नेता होना चाहिए। यही संसदीय लोकतंत्र का आधार है। अगला प्रश्न थोड़ा पेचीदा है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, या उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऐसा क्यों? ये तो अजीब है, सरकार उनकी और वो वोट ही नहीं कर सकते। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक नियम है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में यानी निम्न सदन में ही लाया जा सकता है। ठीक है।
और वोटिंग में सिर्फ उसी सदन के सदस्य हिस्सा ले सकते हैं जिसके वे सदस्य हैं। ओ, तो अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं, हाँ, तो वे अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। हाँ, वो चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, पर वोट नहीं डाल सकते। बहुत ही दिलचस्प नियम है ये। जी। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल या समाजवादी जनता पार्टी? इसका सही उत्तर है जनता दल। जनता दल। ये कब की बात है? ये 1989 से 1991 के बीच का राजनीतिक दौर था। भारत में गठबंधन सरकारों और राजनीतिक अस्थिरता का दौर था वो। इस छोटी सी अवधि में पहले वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक। और उनके बाद आए चंद्रशेखर, जो नवंबर 1990 से जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। ये दोनों ही नेता उस समय जनता दल से जुड़े हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, संविधान द्वारा सृजित या फिर राष्ट्रपति द्वारा सृजित? ये एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही उत्तर है संविधान द्वारा सृजित। संविधान द्वारा? कई लोग मानते हैं कि ये हमने बस ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली से उधार ले लिया है। देखिए, ढांचा जरूर हमने वहां से लिया है, लेकिन इस पद को शक्ति और वैधता पूरी तरह से भारतीय संविधान ही देता है। अच्छा? जी, खास तौर पर अनुच्छेद 74, जो कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये कोई परंपरा नहीं, बल्कि हमारे देश के सर्वोच्च कानून द्वारा बनाया गया पद है। समझ गए। अब अगला सवाल देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है? हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है कि वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। हो सकता है मतलब ये कोई नियम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ये बस एक राजनीतिक व्यवस्था है। जैसे आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। हाँ, ये तो है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह का उदाहरण है। वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। अच्छा, तो ये पार्टी और सरकार के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका है जो हर पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। एकदम सही। अब अगला सवाल, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। उनकी कहानी तो काफी नाटकीय रही है। बिल्कुल, वो 1966 से लेकर 1977 तक मतलब लगातार प्रधानमंत्री रहीं। और फिर 1977 के चुनाव में उनकी बहुत बड़ी हार हुई। जी, आपातकाल के बाद हुए उस चुनाव में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। लेकिन इसके सिर्फ 3 साल बाद 1980 के चुनावों में उन्होंने एक तरह से शानदार वापसी की और फिर से प्रधानमंत्री बनी। हाँ, और फिर वो 1980 से लेकर 1984 में अपनी हत्या तक इस पद पर रहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह या पीवी नरसिंह राव? ये एक बहुत ही दिलचस्प केस है। इसका सही उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। मतलब जब वो प्रधानमंत्री बने वो सांसद थे ही नहीं, न लोकसभा के न राज्यसभा के। जी नहीं, वो उस वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो ये कैसे संभव है? क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? हाँ, देता है। संविधान ये अनुमति देता है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। लेकिन कोई शर्त तो होगी। बिल्कुल, शर्त यह है कि उसे नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। अच्छा, और नरसिंह राव जी ने ये शर्त पूरी की? जी हाँ, वो जब 1991 में प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश की नंदियाल लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और जीतकर संसद सदस्य बने। अब अगला सवाल है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था एच.डी. देवगौड़ा, श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिंह राव या लाल बहादुर शास्त्री? इसका सही उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब वो लोकसभा से नहीं राज्यसभा से थी। जी बिल्कुल,
जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद वो प्रधानमंत्री बनी तो वे राज्यसभा की सदस्य थीं। तो ये एक आम धारणा है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा से ही होना चाहिए। ये सच नहीं है। नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। इंदिरा गांधी के अलावा भी एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये सभी प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के ही सदस्य थे। इसके पीछे कोई खास वजह? सोच यही है कि नेतृत्व के लिए प्रतिभा का चयन केवल लोकसभा तक ही सीमित ना रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल या एच.डी. देवेगौड़ा? ये एक और अनोखा मामला है। इसका सही जवाब है एच.डी. देवेगौड़ा। विधानसभा का सदस्य मतलब एक मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री बन गया? हाँ, एक तरह से यही हुआ। जब एच.डी. देवेगौड़ा 1996 में प्रधानमंत्री बने तब वे कर्नाटक विधानसभा के सदस्य और वहां के मुख्यमंत्री थे। तो उन पर भी वही 6 महीने वाला नियम लागू हुआ होगा? जी हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भी 6 महीने की अवधि के भीतर संसद की सदस्यता हासिल की। वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे। ये तो भारतीय संघवाद की एक बहुत ही अनूठी विशेषता दिखाता है। बिल्कुल, जहां राज्यों के नेता भी राष्ट्रीय भूमिका निभा सकते हैं। अगला सवाल, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह या चंद्रशेखर? इसका सही उत्तर है चौधरी चरण सिंह। मतलब वो प्रधानमंत्री तो बने पर कभी लोकसभा में बहुमत साबित ही नहीं किया। ये कैसे हुआ? जी, चौधरी चरण सिंह जुलाई 1979 में जनता पार्टी सरकार गिरने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। उनकी सरकार कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन पर टिकी थी। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए बुलाए जाने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो उन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया? नहीं, उन्होंने संसद का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया और इस तरह वो भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। अब अगला सवाल देखते हैं। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवेगौड़ा को या उपर्युक्त सभी को? ये सवाल 70 के दशक से 90 के दशक की गठबंधन राजनीति की अस्थिरता को दिखाता है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी को। मतलब इन तीनों की सरकारें कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से गिरीं? जी हाँ, चौधरी चरण सिंह 1979, चंद्रशेखर 1991 और एच.डी. देवेगौड़ा 1997। इन तीनों प्रधानमंत्रियों की सरकारें कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर ही निर्भर थीं। और तीनों ही मामलों में कांग्रेस ने समर्थन खींच लिया। बिल्कुल, जिससे उनकी सरकारें अल्पमत में आ गईं और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी समर्थन पर टिकी सरकारें राजनीतिक रूप से काफी कमजोर हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक, 1975 से 1979 तक, 1977 से 1982 तक या 1982 से 1984 तक? इसका सही उत्तर है 1980 से 1984 तक। यह उनकी सत्ता में वापसी वाला कार्यकाल था। जी, 1977 में चुनाव हारने के बाद ये उनकी सत्ता में वापसी थी, लेकिन ये कार्यकाल बहुत चुनौतियों भरा था। क्या चुनौतियां थीं? सबसे बड़ी चुनौती थी पंजाब में बढ़ता उग्रवाद, और इसी कार्यकाल के दौरान 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। हाँ, जिससे उनका ये कार्यकाल अचानक ही समाप्त हो गया। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या जनता में? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल है, तथ्यात्मक संप्रभुता या डिफैक्टो सॉवरेनिटी। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री में? लेकिन संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं। सही कहा, संवैधानिक रूप से यानी डिच्योर राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति हैं। सरकार के सभी काम उनके नाम पर होते हैं। तो फिर तथ्यात्मक शक्ति प्रधानमंत्री के पास कैसे हुई? ये अनुच्छेद 74 की वजह से है। वो कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अच्छा, बाध्य है। इस शब्द से सारा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, इसी एक शब्द की वजह से देश की वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही निहित हो जाती हैं। और यही उन्हें सरकार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? और विकल्प है लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई।
इसका सही उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। अच्छा, पर ये एक स्थायी प्रधानमंत्री नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। वो एक कार्यकारी प्रधानमंत्री यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में आए थे। ये एक तरह की अस्थायी व्यवस्था होती है जब तक कि पार्टी एक नया स्थायी नेता नहीं चुन लेती, ताकि देश में कोई लीडरशिप वैक्यूम न रहे। जी। और हमारे शोध में एक और सवाल है जो इसी से जुड़ा है। उसमें पूछा गया है कि किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। और उसका उत्तर भी यही होगा? हाँ, उसका उत्तर भी गुलजारी लाल नंदा ही हैं। पहली बार जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और दूसरी बार ठीक 2 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद। वाह, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। जी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? विकल्प है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। इनका नाम तो कई और चीजों से भी जुड़ा है। बिल्कुल, और हमारे स्रोत भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं। वो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। हाँ, ये बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था। जी, और साथ ही वो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति भी थे। अच्छा। हाँ, और एक और सवाल के अनुसार वो प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले भी पहले व्यक्ति हैं। तो मतलब कई प्रथम घटनाएं इनके कार्यकाल से जुड़ी हुई हैं। सही कहा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? इसके विकल्प है मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही जवाब है चौधरी चरण सिंह। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब प्रधानमंत्री बने पर संसद गए ही नहीं, ऐसा कैसे हुआ? हाँ, ये भारतीय संसदीय इतिहास में एक बिल्कुल अनूठी घटना है। देखिए, हुआ ये था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार तो संभाला, लेकिन इससे पहले कि वो लोकसभा में अपना बहुमत साबित करते, उनकी सरकार के समर्थन में कुछ दिक्कत आ गई। जी, उन्हें पता चल गया कि उनके पास बहुमत के लिए जरूरी संख्या नहीं है, तो उन्होंने संसद का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसीलिए वो कभी प्रधानमंत्री के तौर पर संसद का सामना नहीं कर पाए। बिल्कुल। दिलचस्प। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? विकल्प है चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। इसका उत्तर तो ज्यादातर लोगों को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री। जी, वे 1947 में अपनी नियुक्ति से लेकर 1964 में अपने निधन तक, मतलब लगभग 17 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। और हमारे पहले प्रश्न का संदर्भ भी तो यहीं से आता है, जहां उनके निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा ने पद संभाला था। सही। एक तरफ 17 साल का सबसे लंबा कार्यकाल और फिर इसका बिल्कुल उल्टा भी होगा। तो अब अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? और विकल्प हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रश्न का सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, ये उनके पहले कार्यकाल की बात है? जी बिल्कुल। ये 1996 में उनके पहले कार्यकाल को संदर्भित करता है, जब उनकी सरकार बहुमत साबित ना कर पाने की वजह से केवल 13 दिनों तक ही चली थी। 17 साल और 13 दिन, ये वाकई भारतीय राजनीति में कार्यकाल की चरम सीमाओं को दिखाता है। सही कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसके विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण मेनन, गुलजारी लाल नंदा, के कामराज। तो जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में ही चर्चा की थी, इसका सही उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। हाँ, ये हमारे पहले प्रश्न से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जी, उन्होंने पहली बार 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इस पद को संभाला था। उनकी भूमिका एक तरह से स्थायी उत्तराधिकारी चुने जाने तक देश को नेतृत्व देना था। बिल्कुल, एक सेतु की तरह। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। विकल्प हैं चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, I.K. गुजराल, मोरारजी देसाई। सही उत्तर है मोरारजी देसाई। इनका नाम फिर से आ गया। हाँ, जैसा हमने पहले भी उल्लेख किया है, मोरारजी देसाई का नाम कई प्रथम घटनाओं से जुड़ा है।
वो 1977 में जनता पार्टी के नेता के रूप में प्रधानमंत्री बने थे। और वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव के कारण इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री और पद से त्याग करने वाले भी पहले प्रधानमंत्री बने। जी, ये सारी बातें उनके कार्यकाल से जुड़ी हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं और विकल्प हैं राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। हाँ, वो अपनी मां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने थे। जी बिल्कुल। 1984 में जब उन्होंने पद संभाला तब उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। यह तथ्य अगले प्रश्न के बिल्कुल विपरीत एक दिलचस्प तस्वीर पेश करेगा। सही। तो अब अगला सवाल देखते हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। विकल्प हैं लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, आई.के. गुजराल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मोरारजी देसाई। तो एक तरफ सबसे युवा और दूसरी तरफ सबसे उम्रदराज, दोनों ही रिकॉर्ड इनके नाम हैं। नहीं, सबसे युवा राजीव गांधी और सबसे उम्रदराज मोरारजी देसाई। जब वे 1977 में प्रधानमंत्री बने तब उनकी उम्र 81 वर्ष थी। ओहो, 40 और 81। ये दिखाता है कि भारत के शीर्ष पद पर नेतृत्व करने वालों की उम्र में कितनी ज्यादा विविधता रही है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। सही उत्तर एक बार फिर से मोरारजी देसाई है। और ये हमारे दूसरे प्रश्न से संबंधित है जहां हमने बात की थी कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के कारण इस्तीफा दिया था। जी, इस सूची में मोरारजी देसाई का नाम इतनी बार आना यही दर्शाता है कि उनका कार्यकाल भारतीय राजनीतिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व घटनाओं का केंद्र था। वाकई, ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की यात्रा के छोटे छोटे नक्शे हैं। सही कहा। इन सभी घटनाओं और व्यक्तित्वों को एक साथ देखने पर एक बड़ी तस्वीर उभरती है। तो इन सभी उतार चढ़ावों को, इन छोटे बड़े कार्यकालों को और इन अप्रत्याशित इस्तीफों को देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब हमारे लोकतंत्र की कमजोरी को दिखाता है या उसकी लचीलापन और खुद को संभालने की क्षमता को? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद यही वो सवाल है जिस पर हमारे श्रोताओं को विचार करना चाहिए। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू? ये तो काफी चौंकाने वाला है। जी, यहाँ कुछ अतिरिक्त बातें जानना बड़ा दिलचस्प है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव था, ये 1963 में आचार्य जे.बी. कृपलानी लाए थे। 1963 मतलब 1962 के भारत चीन युद्ध के ठीक बाद। बिल्कुल, उसी घटना के बाद ये हुआ था। हालांकि ये प्रस्ताव सदन में पारित नहीं हो सका था। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। सही बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी या वीपी सिंह? इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। अच्छा, इंदिरा गांधी? जी, ये 1977 के आम चुनावों की बात है, जो देश में लगे आपातकाल के ठीक बाद हुए थे। बिल्कुल। इंदिरा गांधी अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली, वहां से राजनारायण के खिलाफ चुनाव हार गई थीं। और इन्हीं चुनावों में जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इंदिरा गांधी ने वापसी भी तो की थी। हाँ, उन्होंने 1980 में एक शानदार वापसी की और फिर से प्रधानमंत्री बनी। चलिए अब अगला सवाल। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? इस प्रश्न का सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर ये पूर्णतः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना? जी बिल्कुल, यही सबसे जरूरी है। देखिए, मोरारजी देसाई भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी जो जनता पार्टी थी उसमें कई नेता ऐसे थे जो पहले कांग्रेस में थे। अच्छा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से थे, जिसका मूल कांग्रेस से नहीं जुड़ा है।
एक तरह से वैचारिक तौर पर भी अलग। समझ गया। वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनके ही कार्यकाल में 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ था। जी, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आहलुवालिया, एसएस आहलुवालिया या कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसका सही उत्तर तो ज्यादातर लोगों को पता होगा, मनमोहन सिंह। जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक, मतलब लगातार 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे। हाँ, और उन्हें ही भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। बिल्कुल, वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। चलिए, अगला प्रश्न काफी दिलचस्प है। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, चंद्रशेखर या अटल बिहारी वाजपेयी? इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, वाजपेयी जी। जी, ये घटना 1996 की है, जब उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों के लिए बनी थी। हाँ, वो 13 दिन वाली सरकार। बिल्कुल। तो बहुमत साबित करने के लिए जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर लोकसभा में 2 दिनों तक बहस चली। 2 दिन तक? जी, और अंत में जब उन्हें लगा कि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है, तो उन्होंने मतदान से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया। संसद में दिया गया उनका वो भाषण आज भी याद किया जाता है। बिल्कुल। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? 2, 3, 4 या 5? सही संख्या है 3। 3। कौन कौन? ये 3 प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन 1966 में ताशकंद में हुआ था। और इंदिरा गांधी की 1984 में उनके ही सुरक्षा गार्डों द्वारा हत्या कर दी गई थी। जी। अब अगला सवाल देखते हैं। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? जी। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? इसका जवाब है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। कितनी बार? उनके प्रधानमंत्रित्व काल में उनकी सरकार के खिलाफ रिकॉर्ड 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। 15 बार? जी। ये उनके लंबे और राजनीतिक रूप से बहुत उथल-पुथल भरे कार्यकाल को दिखाता है। सही बात है। पर दिलचस्प बात यह है कि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हुआ। वो हर बार अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहीं। कमाल है। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा लगता है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही विकल्प है उपर्युक्त दोनों। अच्छा, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। जी, चौधरी चरण सिंह 1979 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा का सामना करने से पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। और जैसा हमने पहले बात की ही थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1996 में बहुमत न होने की वजह से मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। जी बिल्कुल। अब देखते हैं अगला सवाल। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका भी सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। जी, वीपी सिंह 1990 में विश्वास मत हार गए थे, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई। और इसी तरह एचडी देवेगौड़ा को भी 1997 में विश्वास मत में असफल रहने के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ये दोनों ही वाक्य एक तरह से गठबंधन सरकारों के दौर की राजनीतिक अस्थिरता को दिखाते हैं। बिल्कुल, ये उसी दौर के प्रतीक हैं। चलिए, आज का आखिरी सवाल। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नौकरशाही? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। जी, भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख तो होते हैं। हाँ, मतलब डी ज्यूरे हेड। बिल्कुल, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियां वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में ही होते हैं। अच्छा। संविधान का अनुच्छेद 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। असल में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। तो आज हमने देखा भारतीय प्रधानमंत्रियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़ी कितनी ही रोचक जानकारियां। जी बिल्कुल।
अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और रोचक विषयों पर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।